इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और सबकी इंटेलिजेंसी की रेंज होती है। भाई अपना पकिया भी ना शाना है, बोले तो इंटेलिजेंट। बिल्कुल सही बोला सर्किट। पर आप ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि कुछ जानवर इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसके लिए देखिए टॉप 10 स्मार्टेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। नंबर 10 स्क्विरल। इनकी याददाश्त तेज होने के साथ ये ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ जल्दी सीख लेते हैं। भाई हैंगओवर के बाद मेरी याददाश्त भी अच्छी रहती है और ऑब्जर्वेशन भी एकदम चिंकाट। तेरा तो यही हाल है। खैर, ये पैटर्न्स, लोकेशन और रास्ते को दिमाग में फिट कर लेती है। बोले तो जीपीएस गिलहरी फुदकता सिस्टम। 9वें नंबर पे अपना मोती। मोती नहीं, बॉर्डर कॉली। डॉग्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा वफादार और समझदार होती है। भाई ये शीप्स को चरवाने भी जाता है क्या? शीप्स नहीं, शीप। इनका दिमाग 2 साल के बच्चे जितना विकसित होता है। ये बहुत जल्दी सीखते हैं, आपके इशारों को समझते हैं और लाखों तरह की गंध को पहचान सकते हैं। ये तो कॉली नंबर 1 है भाई। अब 8वें पे क्या है भाई? ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट। ये फुल सेंटेंसेस बोलते हैं और इंसान की हूबहू आवाज भी निकाल सकते हैं। भाई गली में इसका शोर रोकता ना, बहुत माल छापेंगे अपन, है ना? वैसे आइडिया बुरा नहीं। 7वें नंबर पर है पिग्स। इनकी याददाश्त 3 साल तक रहती है और ये रास्ते को भी याद रखते हैं। भाई ये तो सजनी है, गजनी का उल्टा। अरे बस कर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। मेरा लकी नंबर पे चूहा। इनकी याददाश्त इतनी कमाल की होती है कि इन्हें याद रहता है कि इन्होंने खाना कहाँ से चुराया है। भाई इसका नाम मिक्की रखा ना, मिक्की, तो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्ड सर्किट। लेकिन तूने इन्फॉर्मेशन सही दी है। ये इतने समझदार होते हैं तभी तो साइंटिस्ट इन पर रिसर्च करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। नंबर 5 पर है ओरंगुटान। ये सर्किट, ये तो तेरे जैसा लग रहा है। इसीलिए तो कितना चिकना दिख रहा है। लेकिन ये तुझसे ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि ये बात करने के लिए सिंबल, साउंड और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। भाई लोग बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे। हाँ, आइंस्टाइन। वैसे मेरे ज्ञान की घंटी बज रही है भाई। 4थे नंबर पे झूठ बोले कौवा काटे। देखा गया है कि कौवे नट्स को तोड़ने के लिए सड़क पर रखते हैं। भाई एक्सप्लेन करो ना। मेरे ढक्कन, अरे जब गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है तो नट टूट जाता है और वो उसे खा लेते हैं। इनकी रीजनिंग एबिलिटी 7 साल के बच्चे जितनी होती है और ये पेड़ से फल तोड़ने के लिए हथियार भी बनाते हैं। बादाम खाएगा तो ऐसा ही करेगा ना भाई। नंबर 3 हाथी। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि ये 50 साल पुरानी बातें भी याद रखते हैं और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भाई सुना है ये एक दूसरे को जादू की झप्पी भी देते हैं अपनी तरह। नंबर 2 पर है बॉटल नोज डॉल्फिन। किसी भी जानवर के मुकाबले इनका दिमाग 1.5 या 2 किलो का होता है, यानी जानवरों में सबसे बड़ा। भाई इस झींगे को फ्राई करके चखने में खाए क्या? इंटेलिजेंट होंगे। सर्किट, ये मछुआरों के बहुत काम की चीज है। पहले ये मछुआरों को मछली पकड़ने में मदद भी करती थी और उन्हें इनाम भी मिलता था। अब पेश करते हैं नंबर 1। ये पंटर लोग नगाड़े बजा। आ गया है चिंपैंजी। इनकी जीन्स इंसानों से लगभग 98% मैच करती है। भाई ये लोग भी ना अब्दुल भाई के दुकान से जीन्स लेते होंगे 2% के डिस्काउंट पे। 2013 की स्टडी के हिसाब से अफ्रीका के नेटिव चिंपैंजीज की मेमोरीज इंसानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। भाई ये तो चैंप निकला। तो हमने आज आपको दुनिया के 10 स्मार्टेस्ट एनिमल्स के बारे में जानकारी दी, जिसमें से कुछ तो इंसानों से भी स्मार्ट थे। तो भाई लोग अभी स्मार्ट बनने को। आपने कभी सोचा है कि अगर जिराफ और हाथी के बच्चे हुए तो वो कैसे दिखेंगे? क्या बोल रहा है भाई? दिमाग का आत्मा संतुलन हिला डाला। एनिमल किंगडम में कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल अलग होते हुए भी जेनेटिकली इतनी सेम टू सेम हैं कि प्रजनन कर सकती हैं। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही 5 अनोखे जानवरों से। नंबर 5 पर है म्यूल, यानी कि खच्चर। खच्चर नहीं भाई, ये तो लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा है। नहीं, ये खच्चर है, मतलब घोड़ी और गधे की संतान। बोले तो ये घोड़ी जैसी बारात में नाचेगा भी और गधे जैसा वेट लिफ्टिंग भी करेगा। कई लोग इसे गधा समझ लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। इनकी मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ताकतवर और शांत जानवर हैं। इनकी उम्र माँ से ज्यादा होती है और ये पप्पा यानी गधे से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 4 वुल्फ डॉग यानी भेड़िया कुत्ता। भाई ये तो भोबू वुल्फ है। ये कुत्ते और भूरे भेड़िए जेनेटिकली बेहद करीब होते हैं। ये वुल्फ डॉग्स आसानी से दिख जाते हैं और ये 10,000 साल पहले भी मौजूद थे, जब इंसान विशाल मैमथ्स के शिकार में इन्हें इस्तेमाल करते थे। आज कुत्तों की कई प्रजातियां जैसे जर्मन शेफर्ड इन वुल्फ डॉग्स का ही विकसित रूप है। भाई बोलो तो शूटिंग में भी वुल्फ डॉग्स ही लाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इजी है। पर मेरे को क्यूरियस बनती हो रही है भाई कि अगर इस वुल्फ प्लस डॉग ने काटा तो इंजेक्शन 14 लगेंगे क्या 28? नंबर 3 पर है स्वाना कैट। बिल्ली की ब्यूटीफुल प्रजाति अपने पड़ोस के बिल्ली मौसी और मीडियम हाइट अफ्रीकन जंगली बिल्ली सर्वल के बीच केमिकल लोचा होने से पैदा होती है क्या? भले ही दिखने में ये जंगली प्रजाति की बिल्ली जैसी हो, पर इसे घरेलू बिल्ली माना जाता है और दुनिया भर में लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं।
नंबर 2 पर है वॉल्फिन। हमारी लिस्ट में जगह बनाने वाली ये मछली जल की रानी बेहद दुर्लभ है। नाम से ही जाहिर है कि ये मादा बॉटल नोज डॉल्फिन और नर फॉल्स किलर व्हेल के मिलन से पैदा होती है। क्यूरियस पंथी की घंटी बजी, ये फॉल्स किलर व्हेल क्या वाला है भाई? अच्छा सवाल है। ये वैसे तो डॉल्फिन परिवार का ही सदस्य है, पर इसे ये नाम किलर व्हेल यानी ऑर्का की कई खूबियां होने की वजह से मिला है। और नंबर 1 पे, अरे भाई ये तो अपना बंगाल टाइगर है। टाइगर नहीं, लाइगर नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान है। एक पावर का टावर टाइप जानवर, और ये बिल्ली पैदा होती है जंगल के राजा बब्बर शेर और मादा बाघ के मिलन से। भाई ये वाला लाइगर का मस्त सेल्फी खिंचवा रहा है ना। नाम है हरक्यूलिस और उसकी बॉडी के होटल का टोटल वेट 418 किलो है। मतलब मारेगा पंजा तो कर देगा गंजा। पर लाइगर की ब्रीडिंग बहुत विवादित है। ये कुदरती तौर पर जंगल में पैदा नहीं होते, क्योंकि शेर और बाघ अलग अलग इलाकों में रहते हैं। मूल रूप से ये अलग अलग महाद्वीपों के बाशिंदे हैं। हाँ तो भाई लोग आप लोगों ने ध्यान से देखा ना, दुनिया के 5 हाइब्रिड जानवर। आपको ऐसा और कोई जानवर दिखे ना तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का। क्या आपने कभी सोचा है कि टमाटर, चॉकलेट बार और ब्रोकली के बीच में क्या समानता है? कार्ब्स? नहीं। प्रोटीन्स? नहीं। फैट्स? बिल्कुल नहीं। समानता है कीड़े। जी हाँ, वही छोटे छोटे कीड़े जिन्हें आप अपने घर से दूर रखना चाहते हैं। सही सुना। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। कीड़े या छोटे छोटे बग्स हमारे ज्यादातर खाने में होते ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अस्वस्थ या असुरक्षित नहीं है। क्या? जी हाँ, सही सुना। वीगन्स और शाकाहारियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि एक साल में आप जो खाना खाते हैं उसमें करीब 1.5 किलो तिलचट्टे, मक्खियाँ, मैगट्स और बाकी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उसी खाने में छिपे रहते हैं। हरी सब्जियों और डिब्बे वाले खानों में ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक और डिब्बे वाले टमाटरों में कीड़ों के सिर, पैर, थोरैक्सेस या पूरे के पूरे कीड़े हो सकते हैं। क्या कह रहे हो? इस वक्त आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या ये सुरक्षित है? FDA के कुछ निर्देशों में ये लिखा है कि कुछ खानों में पाए जाने वाले ऐसे डिफेक्ट से इंसान की सेहत को खतरा नहीं होता है। लगभग हर चीज जो हम खाते हैं उसमें एक निश्चित मात्रा में कीड़े होते हैं, जिसे FDA ने मान्यता दी है मानव खपत के लिए। खाने जैसे कि हेल्थ फूड, जंक फूड, स्नैक्स और ड्रिंक्स। जी हाँ, चलिए अब कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों पर नजर डालते हैं। FDA के अनुसार हर चॉकलेट बार में करीब 8 कीड़ों के हिस्से हो सकते हैं। 45 किलो चॉकलेट खाने का मतलब है कि आप आधा किलो कीड़े खा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट करें तो एक बार जरूर सोच लें। 45 किलो ब्रेड खाने का मतलब है आपने 1 किलो कीड़े खा लिए हैं। कुछ पेय पदार्थों में भी कीड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बियर बनाने के लिए जो 5% हॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कीड़े होते हैं? तो अगली बार जब आप ड्रिंक्स के लिए जाएं तो बारटेंडर से बग बियर के बारे में जरूर पूछें। 103 ml के खाने के डिब्बे में 19 मैगट्स और 74 माइट्स की इजाजत दी गई है। रेड वेलवेट केक का एक स्लाइस जो सभी को पसंद है, उसमें होता है कार्माइन यानी कि रेड फूड कलर, जिसे फीमेल अफ्रीकन बीटल के पेट को क्रश करके बनाया जाता है। देखिए, सदियों से लोग कीड़े खाते आ रहे हैं, फिर चाहे वो टिड्डे हो, गुबरैला हो, दीमक हो, झांझा या फिर पतंगा। इसका एक नाम भी है, एंटोमॉर्फजी। कीड़ों की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों को खाया जाता है एशिया, अफ्रीका, मेक्सिको और साउथ अमेरिका में, जिसमें शामिल हैं 235 प्रजातियां तितलियों और कीट पतंगों की, 344 गुबरैले, 313 चींटियां, मधुमक्खियां और ततैया, 239 झींगुर, क्रिकेट्स और तिलचट्टे, 39 दीमक और 20 पतंगे, यहाँ तक कि सिकेडास भी। लगता है पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि इन कीड़ों को खाने के फायदे क्या हो सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ती आबादी के लिए कीड़े प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है, भले ही हम इसे मानने के लिए तैयार ना हो। प्रोटीन्स के अलावा हमें कीड़ों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एनर्जी रिच फैट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स। बीमारियां जैसे कि स्वाइन फ्लू का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कीड़े जेनेटिकली इंसान से अलग होते हैं।
खाने के लिए कीड़ों को पालना जानवरों को पालने से बेहतर है, क्योंकि वो पर्यावरण को ज्यादा खराब नहीं करते हैं। यानी वो कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें 95% कम पानी चाहिए होता है। एक क्रिकेट के शरीर का 80% हिस्सा खाया जा सकता है, वहीं गाय का 40% और चिकन का सिर्फ 50%। तो देखिए, सीधी बात ये है, कीड़े हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मीट बेस्ड प्रोटीन की मांग भी बढ़ रही है। यदि हर कोई उतना ही मीट खाना शुरू कर दे जितना कि अमेरिकन खाते हैं, तो उसके लिए हमें इतनी जगह की जरूरत होगी जितनी पृथ्वी पर है ही नहीं। अगर आपकी घिन खत्म हो जाए तो आज ही अपने खाने के तरीके में सुधार लाएं और खाने में कीड़ों को शामिल करें। आपका क्या कहना है? मच्छर, ऐसे खौफनाक जीव जिनके काटने के बाद आप सिर्फ खुजलाते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो डायनासोर से भी पुराने हैं और ये अंटार्कटिक को छोड़कर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ये छोटे उड़ने वाले जीव बहुत अनुकूल होते हैं। मच्छरों से आपका सामना तो जरूर हुआ होगा और शायद इस वक्त भी कोई मच्छर आपके आसपास आपको काटने की फिराक में हो। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमें काटते क्यों हैं और इन्हें हमारा खून पीने में क्या मजा आता है। मच्छरों की मौजूदा 3000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल मादा मच्छर ही इंसानों और बाकी मैमल्स का खून पीती हैं और नर मच्छर केवल फलों और पौधों के रस पर ही जिंदा रहते हैं। अब आपके मन में एक अलग सवाल चल रहा होगा कि ये हमें ढूंढते कैसे हैं? वैसे कई सालों तक हम यही सोचते थे कि मच्छर हमें लाइट की मदद से ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होती है शरीर की गर्मी। मच्छर इंसान के शरीर की गर्मी की वजह से आकर्षित होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका पता ये 20 मीटर की दूरी से ही लगा लेते हैं। वाह, क्या जासूसी मच्छर है ना? तथ्यों के अनुसार अपना पेट भरने के लिए मच्छरों को सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरअसल जैसे ही इनका पेट भर जाता है, इनका शरीर खून को प्रोसेस करने लगता है और पानी को बाहर फेंक देता है और इन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ही जरूरत पड़ती है। और मादा मच्छर अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक खून पी सकती हैं। क्या क्षमता है इनकी! लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? ताकि वो अंडे देने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर सके, जिसके लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन की जरूरत पड़ती है और वो इन्हें इंसानों के खून से ही मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक बार में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 सुइयां आपको चुभाते हैं? तो जैसे ही मच्छर अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, वैसे ही वो अपने प्रोबॉस्किस को आपकी त्वचा में डालते हैं और रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स ढूंढनी शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें पहली बार में वेसल्स नहीं मिलती तो उसके बाद भी वो उसे ढूंढते रहते हैं। इनके प्रोबॉस्किस में 6 सुइयां होती हैं। उनमें से किनारे की 2 सुइयां तेज चाकू की तरह होती हैं, जो इंसान की त्वचा को काटने में मदद करती हैं। 2 सुइयां टिश्यूज को एक दूसरे से अलग रखती हैं और उनमें से एक सुई, जिसे लेब्रम कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करती हैं। इस सुई में 150 से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं जो सही ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करते हैं और इसी से वो खून भी चूसते हैं। बाप रे! अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 6वीं सुई या हाइपोफैरिंक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस सुई से हमारी त्वचा में छेद किया जाता है और लार यानी सलाइवा छोड़ा जाता है, जिससे खुजली और चुभन महसूस होती है। मच्छर की लार में 100 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया का काम करते हैं और खून को जमने से रोकते हैं। लगभग सभी इंसानों को मच्छर की इस लार से एलर्जी होती है। जी हाँ, सही सुना, लगभग सभी इंसानों को। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं होती। भाई, वो तो बहुत खुशकिस्मत है। इंसान के शरीर से हिस्टामिन्स निकलते हैं, एक ऐसा रसायन जिससे त्वचा में खुजली और सूजन होती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वो लार से लड़ने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा सूज जाती है और खुजली होती है। मच्छर जो लार छोड़ते हैं उससे कभी कभी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, जीका, डेंगू और चिकनगुनिया आदि, जिससे करीब 10 लाख लोगों की जानें जाती हैं। बहुत बुरी बात है ये। इनके काटने से खुद को बचाने के लिए हम आपको एक टिप देते हैं। खुशबूदार मोमबत्तियां जलाइए, कुछ पौधे और हर्ब्स लगाइए, साथ में स्प्रेज और रिपेलेंट्स भी रखिए। एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये मच्छर आपसे कैसे दूर भागते हैं। एक सबसे कूल ट्रैवल पार्टनर से लेकर सबसे अच्छे दोस्त तक,
यकीनन डॉगीज इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त को कितना जानते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप अपने इस दोस्त के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे कि क्या आप जानते हैं कि डॉगीज भेड़ियों के वंशज हैं? जी हाँ, आइए और कुछ बातें जानते हैं। पहला, सुबह की सैर उनके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर लंबे डॉगीज के लिए। वैसे आप ये बात सोचकर हमेशा हैरान होते होंगे कि उनको अपना पेट हल्का करने की जगह ढूंढने में इतना समय क्यों लगता है। अध्ययन से पता चला है कि अगर इन्हें खुले और बाहर के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में अपना पेट हल्का करना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि पूर्व पश्चिम दिशा में। ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस बात पर अध्ययन चल रहा है कि उन्हें ये अजीब आदत क्यों है। दूसरा, भला ये प्यारी सी आंखें किसे पसंद नहीं आएंगी। वैसे जैसे ही आप इनकी आंखों में देखते हैं, वैसे ही आपके अंदर का लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। यही कारण है कि हम उन्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकते और उन्हें गले लगा लेते हैं। एक दिलचस्प तथ्य उनकी आंखों के बारे में भी है कि उनकी आंखों की रक्षा प्राकृतिक तरीके से होती है। कुत्तों की एक तीसरी पलक भी होती है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो आंखों की सुरक्षा और उन्हें साफ करने के लिए आगे पीछे घूमती है। तीसरा, इनके अंडकोश निकाल देने से इनकी जिंदगी बढ़ती है और इनकी आबादी भी नियंत्रित होती है। यही कारण है कि आज कई मालिक इसे अपना रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी फीमेल डॉग के अंडकोश नहीं निकालते हैं तो उसके साथी या उसके बच्चों का क्या होगा? अध्ययन से पता चला है कि निरंतर प्रजनन से वो 67,000 बच्चे दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 सालों में। ओह, इतना बड़ा परिवार। चौथा, जब आप अपने कुत्तों को दूसरी आवाजों के साथ कान हिलाता देखते हैं तो यकीनन आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? वैसे उनके लिए ये बहुत आसान है। कुत्तों में 12 से अधिक अलग अलग मांसपेशियां होती है जो उनके कानों की गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे वो कान को आवाज के साथ जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें तूफानों की गड़गड़ाहट से डर क्यों लगता है। शायद क्योंकि उनके संवेदनशील कानों को उस आवाज से तकलीफ पहुंचती हो। पांचवा, हमने ये तो सुना ही होगा कि कुछ स्वर्ग से आए फरिश्तों के पास पर नहीं बल्कि मूंछ होती है। कितनी प्यारी बात है ना? लेकिन कुत्तों के पास इतनी सारी मूंछें क्यों होती है? मुंह के पास, आंखों के ऊपर, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ये जो बाल होते हैं वो स्पर्श संवेदनशील होते हैं और इन्हें विब्रेसी कहा जाता है। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि हवा में आए छोटे से बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं। छठा, कुत्तों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है जो उन्हें दिन के किसी भी समय सतर्क और सक्रिय रखती है। लेकिन वो अपना पसीना कैसे निकालते हैं? वैसे इनमें मनुष्यों के विपरीत केवल उन क्षेत्रों से पसीना निकलता है जहाँ फर नहीं होते, यानी कि उन्हें उनकी नाक और पंजों से ही पसीना आता है। सातवां, कई बार हमें लगता है कि हमारा कुत्ता अंधेरे से डर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते वास्तव में अंधेरे में देख सकते हैं टपीडम लूसिडम की मदद से। ये उनकी आंखों में एक शीशे जैसी झिल्ली होती है। आठवां, कुत्तों में कैंसर जैसी मानव बीमारी का पता लगाने का गुण होता है। कैसे? कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं मानव शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं के उलट अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं और तभी कुत्ते किसी इंसान की सांस को सूंघ कर बता सकते हैं। नवां, हमने अपने सभी कुत्तों को चांद को देखकर अजीब सी आवाज निकालते हुए सुना है और हमें लगता था कि उन्हें चांद पसंद है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। इससे उन्हें नींद नहीं आती है और वो बेचैन हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी आवाज निकालते हैं। 10वां, जब आपका कुत्ता आपके पैरों के पास आकर बैठता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन उसके प्यार के पीछे एक इशारा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान पर अपना हक समझते हैं और सुरक्षात्मक होने की भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गईं तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना यह है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से न रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए।